बाइस्कोप की बातें। हर फिल्म एक कहानी कहती है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। कहानी का बीज कहाँ अंकुरित हुआ और वो बीज एक कामयाब फिल्म के रूप में कैसे पल्लवित हुआ। कई बार ये कहानी फिल्म की कहानी से कम रोचक नहीं होती। आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी ही फिल्म को लेकर की जाएंगी जिसके निर्माण की कहानी भी खासी मजेदार है। इन मजेदार बातों को बटोरकर इन्हें स्टूडियो तक लाए रमेश जोशी और इन बातों को माइक्रोफोन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा के सहायिका हैं राजलक्ष्मी। तो आइए सुने एक फिल्म की कहानी के पीछे की कहानी, यानी बाइस्कोप की बातें। सन 1958-59 की बात है। अखबारों में एक खबर छपी। खबर कुछ इस तरह थी कि एक ठाकुर घराने की एक स्त्री अपने घर से एक नौजवान के साथ भाग गई और उसके घर में उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। ठाकुर परिवार अपनी नाक बचाने की खातिर अदालत के द्वार पर पहुंचा। वहां ठाकुर घराने की उस बहू ने न्यायाधीश के सामने कहा, नौजवान ही उसका सच्चा पति है। उसने अपने ठाकुर पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आदमी शादी करके मुझे अपने घर लाया तो था, परंतु इसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ससुराल वालों ने मुझ पर अत्याचार किए, पर यह कभी मेरी रक्षा को नहीं आया, जबकि इस युवक ने मुझे सुरक्षा भी दी और सहारा भी दिया। जो व्यक्ति स्त्री को संरक्षण दे वही उसका पति कहलाने के योग्य है। जिसे स्त्री की कोई परवाह नहीं हो, वो कैसा पति? मैं इस नौजवान को ही अपना पति मानती हूं और इसी के साथ रहना चाहती हूं। अखबारों में छपी इस खबर की आम लोगों पर क्या प्रतिक्रियाएं हुई, ये तो हम नहीं बता सकते, परंतु निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन इस खबर को पढ़कर उछल पड़े, खासकर ठकुराइन के इस बयान पर कि जो स्त्री को संरक्षण दे वही उसका पति कहलाने के योग्य है। ओपी रल्हन को इस छोटे से वाक्य में एक बड़ी फिल्म की संभावना दिखाई दी। फिर सचमुच उन्होंने एक दिन इसी एक वाक्य को आधार बनाकर एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर। जज साहब, अगर ये बुरा आदमी है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे बुरे आदमी हजारों हजारों बार रोज पैदा करे, ताकि ऐसी मासूम बच्चियों और मुझ जैसी मजलूम औरतों की जान और इज्जत बच सके। जज साहब, मैंने आज तक नहीं कहा, आज कहती हूँ, आपसे कहती हूँ, शाका देवता है, शाका देवता है, शाका मेरा देवता है, शाका मेरा देवता है। हमारे फिल्म उद्योग में जात पात और छुआछूत जैसे विषयों पर फिल्में बनाना जोखिम का काम माना जाता है। कई मुद्दों पर सेंसर आपत्ति करता है तो कई मामलों में ऐतराज का झंडा लेकर आ खड़े होते हैं सामाजिक संगठन। ऐसी फिल्मों को सिनेमाघरों में लगाने का खतरा भी आमतौर पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं उठाना चाहता। ओपी रल्हन के सभी दोस्तों ने उन्हें इस विषय पर फिल्म नहीं बनाने की सलाह दी, परंतु रल्हन साहब इसी विषय पर फिल्म बनाने की ठान चुके थे। उन्होंने लेखक ध्रुव चटर्जी को इस खबर के आधार पर कहानी विकसित करने को कहा। जवाब में कुछ दिनों बाद ध्रुव चटर्जी का एक पत्र उन्हें मिला। इस पत्र में भी इस तरह के रिस्की विषय पर फिल्म न बनाने की सलाह दी गई थी। हारकर ओपी रल्हन ने खुद इस फिल्म को लिखने का निश्चय किया और पटकथा पूरी करने के बाद संवाद लेखन का काम हसन रिजवी को सौंप दिया। बात यह है, मैंने एक आदमी की जेब काटी, उसकी जेब में चिट्ठी डाल दी कि 15 दिन के बाद फलां जगह पर मिलकर मुझसे वापस ले लेना, और उसके पहले किसी और की जेब काटूंगा और फिर उसकी जेब में चिट्ठी डाल दूंगा। इस तरह अपना उधार चलता रहेगा, आखिरी में वापस लौटा देंगे। मैं जिस शहर को अपने घर से निकाल चुकी थी उसे तुम फिर वापस ले आए।
उठाओ ये सब सामान, उठाओ, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हो दीदी? तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया। ना रो दीदी। हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हम कभी कभी नहीं खाएंगे। नहीं, हमारे रहते हुए आप लोग भूखे नहीं रह सकते। बांद्रा का एक होटल उन दिनों फिल्म वालों के मिलने जुलने का अड्डा था। ओपी रहलन भी हर शाम उस होटल में जाते थे। वहीं सड़क के किनारे एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का भी बैठता था। उसका नाम था मोहम्मद। मोहम्मद नाम का वो लड़का बूट पॉलिश करते हुए बड़ी चटपटी बातें करता और अपने ग्राहकों का दिल बहलाया करता। ओपी रहलन हमेशा उसी से जूते पॉलिश करवाते थे। एक दिन अचानक वो लड़का गायब हो गया। फिर एक लंबे अरसे बाद वो दिखाई दिया तो उसका पूरा हुलिया बदला हुआ था। उसने सलीके से कपड़े पहने हुए थे और वो खुश भी नजर आ रहा था। ओपी रहलन ने उससे पूछा कि वो इतने दिन कहां रहा, तो मोहम्मद का जवाब था, रिफाइनरी स्कूल यानी बच्चों की जेल में। किस्सा यूं हुआ था कि बूट पॉलिश से कम आमदनी होती थी, इसलिए मोहम्मद ने एक दिन चोरी कर ली, पकड़ा गया, फिर जेल भेज दिया गया। परंतु वो जेल में बड़ा खुश रहा। रिफाइनरी स्कूल में पढ़ाई लिखाई भी हुई और खाना कपड़ा भी मिला। अब मोहम्मद बाहर आ गया था, लेकिन वो फिर से चोरी करके जेल जाने की फिराक में था। ओपी रहलन के दिमाग में उसके जवाब से एक बिजली कौंध गई। अगर ठकुराइन को भगाने वाले युवक के चरित्र को चोर के चरित्र में ढाल दिया जाए तो जात पात और धर्म के संवेदनशील मुद्दों में पड़ने से बचा जा सकता है और कहानी में भी नई दिलचस्पी आ सकती है। वे तुरंत इसी दिशा में कहानी विकसित करने में जुट गए। अब हीरोइन यानी ठकुराइन बनी एक बड़े घर की विधवा और युवक बना एक पेशेवर चोर। शांति में 5 बरस का था, मेरे माँ बाप मर गए। मैं यतीम सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। तपती धूप में तलवे चलते रहे, ठिठुरती सर्दी में बदन कांपता रहा, मूसलाधार बारिश में गंदी नालियों में छुपता फिरा। मैंने लोगों से हाथ पिसार कर सहारा मांगा, नहीं मिला। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। पेट भरने के लिए चोरी की, पकड़ा गया। फिर मेरे लिए सब कुछ था, जेल की रोटियां, पहनने के लिए कपड़े, सरकारी स्कूल से साहूकारों के दिए हुए चंदे। ये दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बुरा बनने के बाद ही देती है। कहानी पूरी हुई। इसके बाद रहलन साहब ने अपने नजदीकी मित्रों को वो कहानी सुनाई, परंतु किसी को भी कहानी पसंद नहीं आई। विवाहिता ठकुराइन का तो नौजवान के साथ भागना बुरा लगता था, ये सच था, लेकिन बड़े घर की विधवा का एक चोर से इश्क लड़ाना और भी बुरा लग रहा था। जिसने भी कहानी सुनी उसने यही कहा कि इस सब्जेक्ट को मत बनाइए, ये चलने वाला नहीं है। फिल्म की एक और कमी थी, इसमें गानों के लिए कोई स्कोप नहीं था। फिल्म का नायक एक शातिर चोर था, वो रोमांटिक गाने गाता तो अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ एक विधवा थी, उसका रूमानी गाने गाना और भी बुरा लगता। यानी संगीत पूरा स्कोप ही गोल था। उन दिनों बिना गीत और संगीत के फिल्म की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसे खरीदने को कतई तैयार नहीं होता। इस समस्या का समाधान निकाला फिल्म में एक और नई भूमिका जोड़कर। यह भूमिका थी रीटा की। रीटा एक डांसर है और वो नायक से प्यार करती है। रीटा का रोल निभाया शशिकला ने। या मेरी आंखों के मेखाने से पी, पर पी दीवाने खुशी से जी दीवाने,
पर पे दीवाने खुशी से जी दीवाने, शीशे से पी या पैमाने से पी, या मेरी आंखों के मैं खाने से पी, पर पे दीवाने खुशी से जी दीवाने, पर पे दीवाने खुशी से जी दीवाने, शीशे से पी या पैमाने से पी। जवानी है पीले निगाहों ही निगाहों में, शीशे से पी या पैमाने से पी, या मेरी आंखों के मैं खाने से पी, पर पे दीवाने खुशी से जी दीवाने, पर पे दीवाने खुशी से जी दीवाने, शीशे से पी या पैमाने से पी। ओपी रहलन निर्माता निर्देशक होने के अलावा अभिनेता भी थे। मीना कुमारी उनकी निकट मित्रों में थी। एक बार सेट पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने ये कहानी मीना कुमारी को सुनाई। कहानी मीना कुमारी को बहुत पसंद आई, विशेष रूप से अदालत में ठकुराइन का यह बयान कि जो स्त्री की परवाह न करे वो कैसा पति। यह एक संवाद मीना कुमारी के दिल में सीधे जाकर लगा। उन्होंने कहा, अगर इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाओ तो हीरोइन का रोल मैं करूंगी। इस तरह कहानी बनने के दौरान ही हीरोइन तय हो गई। कहना न होगा कि मीना कुमारी इस रोल के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुई।
बस कुछ नहीं मांगा, आज तो दान दे दे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले, बचा ले सहारा दाता इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। हीरोइन के बाद आया फिल्म के हीरो का सवाल। अभिनेता राजेंद्र कुमार उन दिनों जुबली कुमार कहे जाते थे। उनकी हर फिल्म जुबली मनाती थी और राजेंद्र कुमार ओपी रहलन के सगे साले भी हैं। ओपी रहलन की पिछली फिल्म गहरा दाग में वे नायक की भूमिका कर चुके थे। फिल्म गहरा दाग खूब चली थी, परंतु इस फिल्म की रिलीज के बाद ओपी रहलन ने घोषणा कर दी कि अब वे राजेंद्र कुमार को लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि हुआ यूं था, फिल्म गहरा दाग के हिट होने पर किसी ने चुटकी लेते हुए ताना मारा कि जब साले साहब हिट हीरो हों तो जीजाजी के हिट डायरेक्टर होने में कौन रुकावट डाल सकता है। बस इसी बात पर ओपी रहलन साहब ताव खा गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हिट हीरो की जगह साधारण हीरो को लेंगे और फिर सुपर हिट फिल्म बनाकर दिखाएंगे। या रब तू कारसाज है, परवरदिगार है, महफिल में तेरे नाम से बागो बहार है। साहिबान, चोर का पता लगाना हो, मुकदमा जीतना हो, औलाद ना होती हो, कारोबार ठंडा हो गया हो, तो हुजूर मेरे पास आइए, खाकसार को आजमाइए। बच्चा लोग ताली बजाओ और दो दो कदम पीछे हट जाओ। दिलों का हाल बताने वाले लड़के तैयार? जी से कह। तुम कौन? मामूल। मैं कौन? आमिल। जो पूछूंगा बतलाओगे? बतलाऊंगा। इधर आओ। आ गया। सब तरफ घूम जाओ। घूम गए, सबको पहचान लो। उन दिनों धर्मेंद्र नए नए फिल्मों में आए थे। वे रलहन साहब के छोटे भाई के दोस्त थे और उनसे आग्रह किया करते थे कि वे उन्हें रलहन साहब की फिल्म में काम करने का मौका दिलवाएं। भाई की सिफारिश पर ओपी रलहन ने धर्मेंद्र को बुलवा भेजा। बात तय हो गई और हीरो की भूमिका में आ गए धर्मेंद्र। एक अजीब सपना देखा, जैसे बहुत से परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। मैं भी एक परिंदा हूं, लेकिन मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। अचानक एक मासूम सा बच्चा आया, उसने मुझे यूं हाथों में उठाकर आसमान में उछाल दिया और मैं भी उड़ने लगा। अजीब सपना था। आपकी हालत क्या हो गई है? वैद्यराज कह रहे थे अब आप खाना वाना खा सकती हैं। आपकी दवाई खत्म हो चुकी है। मैं वैद्यराज से दवाई ले आता हूं और कुछ खाने को। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की कास्टिंग पर फूल और पत्थर के निर्माण के विज्ञापन अखबारों में छपते ही एक और मुसीबत आ गई। मीना कुमारी जैसी टॉप हीरोइन के साथ धर्मेंद्र का लिया जाना मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही को बहुत अखरा। उन्होंने रलहन साहब को बुलवा भेजा और कहा, आपको मंजू के यानी मीना कुमारी के साथ कोई और स्टार नहीं मिला जो आपने कल के इस लड़के को हीरो ले लिया। आगे कमाल साहब ने यह भी कहा कि मंजू काम करेगी तो किसी बराबरी के सितारे के साथ काम करेगी, वरना नहीं करेगी। इस बात पर ओपी रहलन को भी तैश आ गया। उन्होंने कहा, जिसे आप कल का लड़का कह रहे हैं वो आने वाले कल का दिलीप कुमार है। आप अगर ये सोचते हैं कि मीना कुमारी जैसी बड़ी स्टार को मैंने इसलिए साइन किया है क्योंकि मुझे फिल्म बेचनी है, या अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई दूसरी हीरोइन नहीं मिलेगी, तो आप दोनों गलत बातें सोचते हैं।
मीना जी को ये कहानी बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने उन्हें लिया। अब आप नहीं चाहते कि वे फिल्म नहीं करें तो ना सही। ये कहकर ओपी रहलन उठकर वहां से चले आए। बाद में कमाल अमरोही साहब ने आदमी दौड़ाकर उन्हें फिर वापस बुलवाया, नाराजगी के लिए माफी मांगी और थोड़े बहुत ना नुकुर के बाद मीना कुमारी का फिल्म में काम करना तय हो गया। फिल्म फूल और पत्थर में एक महत्वपूर्ण भूमिका हीरो के जेब कतरे दोस्त सड़क राम की थी। सड़क राम की भूमिका में स्वयं ओपी रहलन अवतरित हुए। मैं सड़क पे पैदा हुआ, सड़क पे आंख खुली, सड़क पे बड़ा हुआ, सड़क पे धंधा चलता है, इसलिए मेरा नाम सड़क राम भी है। इस धंधे के सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ? फिल्म फूल और पत्थर का मुहूर्त करने के लिए ओपी रहलन ने बूट पॉलिश करने वाले उसी लड़के यानी मोहम्मद को बुलवाया, जिसकी बदौलत हीरो के चरित्र को एक नया रूप मिला था। क्लैप स्वर्गीय महबूब खां साहब ने दिया और इसके बाद जोर शोर के साथ फिल्म फूल और पत्थर की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में खासकर अपने परिचितों में ओपी रहलन थोड़े से सनकी माने जाते हैं। सगे साले के जुबली स्टार होने के बावजूद जो उसे न लेने का ऐलान करे और एक नामालूम से नए एक्टर के साथ फिल्म शुरू कर दे, वो दुनियादारी के पैमाने पर सनकी तो माना ही जाएगा। लेकिन ओपी रहलन ऐसी बातों से विचलित होने वाले आदमी नहीं थे। विधवा औरत का पर पुरुष से प्रेम करना बड़ा रिस्की सब्जेक्ट था। ऐसी फिल्म को खरीदने कौन डिस्ट्रीब्यूटर आता? लिहाजा फिल्म 16 रील तक बन गई और कोई डिस्ट्रीब्यूटर पूछने भी नहीं आया। ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पुराना इराकी डिस्ट्रीब्यूटर आया भी तो उसने भी फिल्म नापसंद कर दी। उसने केवल 8 रील ही देखी और नो गुड कहकर चलता बना। परंतु ओपी रहलन ने हार नहीं मानी। लगभग 10 बरस पहले जब अखबार की खबर के रूप में उन्हें यह विषय मिला था, तब से अंत तक इस पर एक हिट फिल्म बनाने का उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया था। उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और डिस्ट्रीब्यूटरों ने, यहां तक कि लेखक, गीतकार, संगीतकार तक ने, सभी ने उन्हें इस कहानी पर फिल्म नहीं बनाने की चेतावनी दी थी। लेकिन ओपी रहलन ने किसी की नहीं मानी और फिल्म फूल और पत्थर को पूरा करके ही दम लिया। वकील साहब, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। ये आप उन सब बच्चों के नाम कर दीजिए जिनका दुनिया में कोई नहीं, ताकि फिर कोई फूल पत्थर न बन सके। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, फिल्म फूल और पत्थर की कहानी एक सच्ची खबर पर आधारित थी, मगर कहानी बनाने के लिए मूल घटना में जो जरूरी फेरबदल था वो किया गया। फिर फिल्म की कहानी कुछ इस तरह बनी। शाका एक शातिर चोर है। उसका एक पांव जेल के अंदर रहता है तो दूसरा बाहर। उसका बॉस उसकी कारगुजारियों की दाद देता रहता है और उसकी दिलेरी पर हसीन रीटा जी जान से फिदा है। शाका,
तुम नहीं आते हो तो तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहती हूँ, और जब आते हो तो जी घबराने लगता है कि कहीं किसी ने तुम्हें देखा। ओहो, ये क्या बेवकूफी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम इस तरह यहाँ मत आया करो। अगर पुलिस ने देख लिया तो? बड़ा छोटा दिल है। कौन शाका, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे तड़ी पार की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ थोड़े दिन बाकी रह गए। तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई नया प्लान? मैंने सब इंतजाम कर रखा है, सिर्फ तुम्हारे तड़ी पार की मुद्दत खत्म हो जाए। प्लान क्या है? एक बहुत बड़ा केस है। कंजूस होने की वजह से रुपया बैंक में नहीं रखता, लाखों की दौलत घर में छुपा रखी, कोई चौकीदार तक नहीं। कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूर। नक्का इतने बड़े घर में सिर्फ 2 औरतें और 2 आदमी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि थोड़े दिनों में वहां एक मेला लगने वाला है। उन दिनों में वहां जाओगे तो कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। शाका, अगर ये काम हो जाए तो हम सब माला माल हो जाएंगे। यस बॉस। हाँ डार्लिंग, ये काम हो जाए फिर हम अपना एक घर बनाएंगे। बॉस का हुक्म पाकर शाका सेठ जीवनलाल के घर में चोरी करने गया और एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गया। शहर में प्लेग फैलने से जीवनलाल के घर के सभी लोग भाग गए थे और घर में मरने के लिए अकेली छोड़ गए थे विधवा बीमार बहू शांति को। कौन हो तुम? पानी पानी कौन हो? मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था मगर कुछ नहीं मिला। तुम कौन हो? कौन हो तुम? इस घर की बहू, इस बड़े घर की बहू। और तुम्हारे पति? मेरी मनहूस सूरत देखते ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाकी घर के सब लोग सब चले गए, सब छोड़कर चले गए और माल भी साथ ले गए। तुम्हें माल चाहिए ना? वो खोलो, उसे खोलो। ये उठी। मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं, लेकिन इसे ले जाने से पहले मेरा एक काम कर दो। हाँ? क्या? मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। मुझसे और दुख नहीं सहा जाता, मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। मुझे मार। शाका को शांति पर दया आ गई और उसकी सेवा टहल से शांति धीरे धीरे चंगी भी हो गई। परंतु शांति के नसीब में शांति थी ही नहीं। प्लेग का प्रकोप शांत होते ही घर वाले वापस आ गए और साथ ही आ गई अशांति की आंधी। अरे ये क्या? अलमारियां खुली पड़ी हैं, सामान सब बाहर है। अरे कालीचरण, क्या आपके अंदर के कमरे देखा? क्या करती क्या है? क्या है? मैं पूछता हूँ सब क्या है? बोलती क्यों नहीं? बापू बापू, अंदर सब तिजोरियां खुली पड़ी है। अच्छा, तो बीमारी का बहाना था कि हम घर से बाहर चले जाएं तो तू हमारा घर लूट दे। चोर कहीं की, बेशरम कमीनी। अच्छा हुआ हम माल अपने साथ ले गए थे, नहीं तो ये हमें कंगाल कर देगी। मालूम होता है भाजी के पास के आदमी आता रहा। हाँ, ये देखो सिगरेट के टुकड़े। अच्छा, तो हमारे पीछे ये तमाशा करती रही। बेशरम बेहया, बोल सास ससुर जान के दुश्मन थे तो सगा देवर था शांति की इज्जत का दुश्मन। कितनी बुरी बात है। लाओ मैं से कर दूं। यहाँ क्यों आए हो?
जब बाहर के लोग आने लग गए तो हम क्या इतने ही बुरे हैं? कालीचरण, सच भाभी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? ये तुम कह रही हो? अगर मेरी बात पहले ही मान ली होती तो ये दुख न उठाना पड़ता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आज मैं जाने के लिए थोड़ा ही आया हूँ। खबरदार कालीचरण, खबरदार, खबरदार कालीचरण, आगे बढ़े तो मैं सारा घर चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा कर लूंगी। क्या हुआ? वो आया था, भाभी का चाहने वाला, वो उससे बातें कर रही थी। मैं देखने आया तो उसने मुझे मारा भाग गई उस बदमाश के साथ। रिश्तों के इस नर्क से शांति को छुटकारा दिलाया शाका ने। शाका शांति को अपने घर ले आया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने तो आपसे उसी रोज कह दिया था कि आप मुझे मार डालिए, उस घर से मेरी अर्थी निकलती तो अच्छा। औरत की अर्थी तो उसी वक्त निकल जाती है जब उसकी इज्जत महफूज न रहे। मैं समझता था मैं ही बुरा आदमी हूँ, लेकिन आज पता चला इस दुनिया में मुझसे भी बुरे आदमी मौजूद हैं। आपने मेरे साथ ये भलाई क्यों की? मैं खुद नहीं जानता मुझे आपसे हमदर्दी क्यों है। शायद इसलिए कि हम दोनों की जिंदगी एक जैसी है। आपसे भगवान ने मोहब्बत नहीं की और आप विधवा हो गई। दुनिया वालों ने मुझसे मोहब्बत नहीं की और मैं चोर बन गया। क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? मेरे साथ चलो। शाका शांति को अपने घर में लाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन रीटा बार बार उसे उसकी पुरानी दुनिया में खींचने की कोशिश करती। जवानी है दिल निगाह ही निगाहों में, शीशे से फिर या पैमाने से फिर या मेरी आंखों के मैखाने से फिर, पर पी दीवाने खुशी से जी दीवाने, पर पी दीवाने खुशी से जी दीवाने। इंसान को बुरा बनाते हैं हालात। माँ की कोख से कोई भी आदमी चोर या अपराधी नहीं पैदा होता। इस बात को फिल्म फूल और पत्थर में बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। शांति के कहने पर शाका ने चोरी चकारी से तौबा तो कर ली, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वो फिर से पुरानी राह पर लौट आए। वो राह जहां रोटी है और है पैसा। कहाँ जा रहे हो? चोरी करने। क्यों? तुम मुझे खिलाती और खुद भूखी रहती हो। शांति, मुझसे तुम्हारी ये भूख नहीं देखी जाती। अगर मेरी भूख का इतना ही ख्याल है तो वो क्यों नहीं करते जो मैं चाहती हूँ? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी मेहनत की कमाई। दुनिया में आदमी की इज्जत सिर्फ पैसे से है और मेहनत से पैसा नहीं मिलता। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे ऐसा पैसा, ऐसी रोटी नहीं चाहिए। शांति, आज मुझे आखिरी बार जा लेने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ फिर ये सब कुछ छोड़ दूंगा। ये धंधा, ये घर, ये मोहल्ला, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा जहाँ हमें कोई भी नहीं पहचानता होगा। नहीं नहीं, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। चोरी के कपड़े, चोरी की रोटी, चोरी का घर, चोरी की जिंदगी। अपने सुख के लिए तुम दूसरों का घर उजाड़ो, उनका दिल दुखाओ। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए जिसमें किसी की आहे किसी के आंसू। शांति, बस आज आखिरी बार जा लेने दो। ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैं भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। मैंने भी प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर भूखी रह लूंगी, लेकिन ऐसी रोटी नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। नहीं शांति, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।
हट शांति। शाका चाहकर भी पुरानी राह पर नहीं जा सका। रास्ते में ही एक दुर्घटना का शिकार होकर वो बुरी तरह घायल हो गया। जलते हुए मकान से एक बच्ची की जान बचाते हुए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब शाका जख्मी पड़ा मौत से लड़ रहा था। घर में न इलाज के लिए पैसा था, न खाने के लिए रोटी। आशा का वो दीप जो शांति के जीवन में जला था, अब बुझने बुझने को हो गया। बिनती करूं मैं तो से जग की खिवैया, डूब न जाए मेरी आशा की नैया। बिनती करूं मैं तो से जग की खिवैया, डूब न जाए मेरी आशा की नैया। किसको दिखाऊं जाके दर्द मैं अपना, कोई नहीं है मेरा कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। इंसान की भलाई कभी न कभी उसके काम जरूर आती है। शाका की भलाई भी उसके काम आई। शांति के साथ रहने से जो मोहल्ला उसके खिलाफ हो गया था, उसकी भलाई की बदौलत उसके साथ आ गया और संकट की घड़ी में उसका मददगार बन गया। हमारे रहते हुए आप लोग भूखे नहीं रह सकते। जाओ 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 चलो भाई। क्या हो रहा है? बहन, हमें सब मालूम है। यू डोंट वरी सिस्टर, वी आर हियर। आप बिल्कुल मत घबराइए। कैसे हो भैया? अच्छा हूँ। मुन्नी कैसी है? अच्छी है। आने के लिए बहुत जिद कर रही थी, मैं खुद ही नहीं लाई। कमजोर हो गई ना। देखिए बहन, और किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन हमसे कहना। यस सिस्टर, हमें आप अपना ही समझिए। पुत्र असि तेरे अपने आ। और साबे देख लो के गल्ला पिया कर दिया, अंदर लगे फुलके पकाओ, काम करो, जाओ भी। हल्ली बोलो। हल्ली सही पर काम क्या करो। मोहल्ले वालों के प्यार ने शाका और शांति की जिंदगी में उम्मीदों के नए रंग भर दिए और फिर उस बार होली का त्योहार और भी रंग रंगीला बनकर आया। हाय लाई है हजारों रंग होली, लाई है हजारों रंग होली। कोई तन के लिए, कोई मन के लिए, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए। लाई है हजारों रंग होली, लाई है हजारों रंग होली।
इसी होली के त्योहार में अनजाने ही कुछ ऐसा भी हो गया जिसने शाका और शांति के रिश्ते को एक नई शक्ल दे दी। क्या हुआ? क्या हमसे कोई भूल हो गई? भूल गई है? भैया, शायद तुम्हारी बीमारी की वजह से होली नहीं खेलना चाहती। हमें क्षमा कर दे भैया, हमें क्षमा करना। अपनी माँ का गुलाल देख रही हूँ। भगवान को शायद यही मंजूर था। शांति, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ सारी जिंदगी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम्हारी सेवा में गुजार दूंगा। मुझे अपना लो, मुझे अपना लो शांति। मुझे गलत ना समझना शांति। नहीं शाका, मैं अपने विश्वास को कभी गलत नहीं समझूंगी। शांति। प्यार का यही विश्वास नई जिंदगी का पैगाम बन गया शाका और शांति के लिए। अब शाका और शांति अपने प्यार की दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हालात कुछ और ही करवट ले रहे थे। कौन है? शांति देवी यहीं रहती हैं? आप कौन हैं? जी मैं वकील हूँ। जरा शांति देवी को बुला दीजिए। क्या काम है? हमसे कहिए। ये काम दरअसल ये है कि शांति देवी के चाचा बिशन दास जो बिजनेस के सिलसिले में आसाम चले गए थे, पिछले महीने वो गुजर गए और अपनी तमाम जायदाद जो तकरीबन 6 लाख की है शांति जी के नाम कर गए। इसलिए उन्हें बुला दीजिए ताकि कागज उनके हवाले कर दूं। आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए बैठिए ना, आइए। अरे सारी चरण, वकील साहब के लिए दूध मिठाई लेकर। क्यों तकलीफ कर रहे हैं? नहीं तकलीफ का है। हमारी बहू क्या है, साक्षात देवी है देवी, लेकिन जब से विधवा हुई है 6 महीने यहाँ रहती है, 6 महीने यात्रा को चली जाती है। अभी परसों ही तो गई है बेचारी। परसों गई। तो आप उनका पता बता दीजिए, ये कागज में उन्हें पहुंचा देंगे। अजी भगवान के प्यारों का क्या पता, न जाने मथुरा गई है, वृंदावन गई है, काशी गई है, हरिद्वार गई है। आप ऐसा कीजिए, ये कागजात आप हमें दे दीजिए, हम उसके दस्तखत करवा देंगे। माफ कीजिए, कानूनी तौर पर ये कागज मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए,
ये मेरा कार्ड है, जब वो आए तो मुझे इत्ला कर दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्ते। दूसरी तरफ शाका का बॉस और प्रेमिका रीटा उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने में जुटे हुए थे। कुछ भी हो, लड़की बहुत खूबसूरत है। वो नागन आपके पास होगी बॉस, आपके पास। बॉस, शामू आ गया। सलाम साहब। सब समझा दिया इसे? यस बॉस, सब समझ लिया तुमने? अपना तो धंधा ही समझने का है साहब। लड़की उठाने के लिए, शाका को रोकने के लिए, काम खत्म होने के बाद और भी मिलेगा। सुनो, शाका को कुछ न होने पाए। इस दो तरफा साजिश का परिणाम वही हुआ जो होना था। इधर शाका और उसके बॉस में ठनी, तो उधर शांति के घर वाले पुलिस को लेकर आ धमके। बॉस भाग गया, शाका गिरफ्तार कर लिया गया। शांति की जिंदगी में एक बार फिर दुर्भाग्य के काले साए मंडराने लगे। इसके बाद मामला पहुंचा अदालत में। मेरा नाम शांति है। जज साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इजाजत? मैं आपकी क्या लगती हूँ? बहू? बहू का दूसरा रिश्ता क्या होता है? बेटी का। मैं आपकी क्या लगती हूँ? मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी इज्जत, मेरे घर की लक्ष्मी। देवर जी, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? भाभी। भाभी का दूसरा रिश्ता क्या होता है? माँ का। नहीं! बेजुबान शांति को अदालत में जैसे नई जबान मिल गई। उसने रिश्तों की मर्यादा के खोखलेपन को बेनकाब कर दिया। माँ के नाम को बदनाम मत करो। क्या उस घड़ी में तुम्हारी माँ नहीं थी जब तुमने मुझ पर बुरी नजर डाली? और क्या उस वक्त में आपकी इज्जत नहीं थी जब प्लेग से मरती हुई बस्ती में एक बूंद पानी के लिए तरसता हुआ छोड़कर आप मुझे मौत के हवाले कर गई? और क्या मैं आपकी बहू बेटी नहीं थी जब दिन रात मनहूस मनहूस कहकर आप मुझे बेकसूर पीटा करते थे? ऐसे लोग किस मुंह से अपनी इज्जत का दावा करते हैं? मैं पूछती हूँ, जब इस देवर और भाभी के पवित्र संबंध को बर्बाद करना चाहा, तब कहाँ थी माँ, कहाँ थी बहू, कहाँ थी बेटी, कहाँ थी इनकी इज्जत? अंत में शांति ने बताया कि किस तरह शाका ने उसे बचाया। जो आदमी स्त्री को संरक्षण दे वही उसका पुरुष है, उसका अपना है। जिन्हें उसकी परवाह नहीं है वो उसके अपने कैसे हो सकते हैं? यही वो पंक्तियां थी जो इस कहानी का आधार बनी थीं, और यही पंक्तियां पूरी कहानी का सार भी प्रस्तुत करती हैं। जज साहब, ये आदमी जो आपकी नजरों में बहुत बुरा है, अगर वक्त पर ये मुझे संभाल न लेता तो आज एक बहू, एक बेटी, एक माँ, औरत के दर्जे से इस तरह गिर जाती कि दुनिया की हर औरत सास, ससुर और देवर के नाम से कांपने लगती। एक औरत क्या क्या अरमान लेकर, क्या क्या उम्मीदें लेकर अपने ससुराल जाती है। ऐसे ही अरमान लेकर मैं भी गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे जिल्लत और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप देखना चाहते हैं इन्होंने मुझे क्या दिया? आप देखिए, यह है इनकी इज्जत के निशान, इनकी मोहब्बत के दाग, जो आज तक मेरी जिंदगी के दामन से नहीं मिट सके। जज साहब, अगर यह आदमी बुरा है जिसे वकील साहब कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं, अगर यह आदमी बुरा है जिसके घर में मेरी इज्जत मेरे अपने घर से ज्यादा महफूज रही, तो घर की बहू पर बेटी और माँ कहकर अत्याचार करने वाले इससे भी बुरे हैं। लेखक, निर्माता और निर्देशक ओपी रल्हन मानते हैं कि फिल्म में सोशल मैसेज तो हो, लेकिन भाषण की शक्ल में न हो। भाषण देने से कुछ नहीं होता। असल बात तो तब है जब
मैसेज को जिंदगी में ढालकर पेश किया जाए। फिल्म फूल और पत्थर उनकी इसी कोशिश का परिणाम थी। फिल्म फूल और पत्थर को साइन करना धर्मेंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस फिल्म के तुरंत बाद उन्होंने मीना कुमारी के साथ एक दूसरी बड़ी फिल्म काजल साइन की। इसमें उनके साथ राजकुमार भी थे। फिल्म फूल और पत्थर पूरी होने से पहले ही धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के एक व्यस्त सितारे बन गए। फिल्म फूल और पत्थर का संगीत भी हिट रहा। गीतकार शकील बदायूनी के बोलों और संगीतकार रवि की धुनों ने कुछ बहुत अच्छे गीतों को जन्म दिया। हां, गीतों की सिचुएशन उत्पन्न करने में सभी को खासी दिमागी कसरत करनी पड़ी। आरंभ में एक रोमांटिक ड्यूएट ड्रीम सीक्वेंस के जरिए फिल्म में डालने की सोची गई। ओपी रहलन इस गीत को जापान में शूट करना चाहते थे। इसी बीच एक दिन निर्माता नारी सिप्पी ने ये अधबनी फिल्म देखी। उन्होंने रहलन से कहा, फिल्म जैसी है वैसी ही ठीक है, रोमांटिक गाना तो पूरी फिल्म का टेम्पो ही बिगाड़ देगा। ओपी रहलन ने गाना नहीं किया। पूरी फिल्म में धर्मेंद्र पर कोई गाना नहीं है। मीना कुमारी पर केवल एक भजन है, 2 गीत शशिकला पर हैं और एक होली गीत है, तो एक जमूरे और मदारी का गाना है। बच्चा तुम आगे आ गया, चलो पीछे पीछे, थोड़ा और पीछे बेटा। हाँ, पागल की तरह ख्याल रखना भाइयों। तो दिलों का हाल जानने वाले लड़के, इन साहब के दिल में क्या है? खुदकुशी करने का इरादा। खुदकुशी करने का इरादा यानी मरने का इरादा? क्यों? आमदनी कम, खर्च ज्यादा। खर्चा ज्यादा क्यों? क्या शराब पीते हैं? नहीं उस्ताद। क्या ये जुआ या रेस खेलते हैं? नहीं उस्ताद। आखिर ये क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। क्या? एक तो 11 तनख्वाह और 11 बच्चे। रोटी कपड़ा देना मुश्किल, बच्चे पैदा करते। ऐसे मूर्ख इस दुनिया में बिना मौत है मरते। तुम कौन? मैं कौन? आमीन। जो पूछूंगा बतलाओगे? बतलाऊंगा। ठीक है। फिल्म फूल और पत्थर पूरी हुई तो ओपी रहलन ने उसे फिल्म जगत के अपने दोस्तों और परिचितों को दिखाया। फिल्म इतनी प्रभावशाली बनी कि कुछ ही दिनों में मुंह मांगी कीमत देकर खरीदने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ पहुंचे। फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त हिट भी साबित हुई। फिल्म फूल और पत्थर देखने के बाद कुछ जरायम पेशा लोगों ने ओपी रहलन को पत्र भी लिखे। कई चोर उचक्कों ने लिखा कि फूल और पत्थर देखने के बाद उन लोगों ने अपराध से अपना नाता तोड़ लिया है और मेहनत मजदूरी करके शराफत की जिंदगी बिताने का प्रण ले लिया है। ओपी रहलन इस बात को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म फूल और पत्थर की कहानी और उससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। एक बार आपको मैं फिर बता दूं कि रहलन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी सुपरहिट फिल्म फूल और पत्थर के लेखक, निर्माता और निर्देशक थे ओपी रहलन। छायाकार थे नरीमन ईरानी, साउंड भामरे, नृत्य निर्देशक मास्टर सोहनलाल और रॉबर्ट, आर्ट डायरेक्टर शांति दास, संवाद लेखक हसन रिजवी। फिल्म फूल और पत्थर के सितारे थे मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला, मदनपुरी, ललिता पवार, मनमोहन कृष्ण, लीला चिटनीस और सप्रू। गीतकार शकील बदायूनी और फिल्म फूल और पत्थर के संगीतकार थे रवि।
बाइस्कोप की बातें में हमने सुनी फिल्म फूल और पत्थर की बातें। रलहन फिल्म्स के बैनर तले बनी इस रंगीन फिल्म की कहानी के जड़ में थी अखबार की एक कतरन। इसके अलावा बाकी और मजेदार जानकारियां भी यहाँ वहां से समेटकर हम तक लाए थे लेखक रमेश जोशी, जिनको आधार बनाकर फिल्म फूल और पत्थर की ये बातें हमें सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने। और ये बातें आपने आकाशवाणी के किस चैनल से सुनी, ये तो आप जानते ही हैं। और हमेशा की तरह इन्हें गीतों और संवादों के साथ सजाकर पेश किया लोकेंद्र शर्मा ने राजलक्ष्मी की मदद से। लोकेंद्र शर्मा और राजलक्ष्मी के साथ साथ अब रेणु बंसल को भी अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।